नमस्कार विद्यार्थियों, समाजशास्त्र की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र सोशोलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। समाजशास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी। आज का अपना विषय है प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह का अर्थ और परिभाषाओं को अपने स्पष्ट करेंगे आज। प्राथमिक समूह। प्रसिद्ध समाजशास्त्री चार्ल्स कुल्स ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सन 1909 में प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रस्तुत किया। चार्ल्स उस समूह को प्राथमिक समूह के नाम से पुकारा है जिसके सदस्यों में आमने सामने के संबंध पाए जाते हों, अर्थात सदस्य एक दूसरे के संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से आते हों। इस प्रकार के संपर्क में आने वाले लोगों में मित्र, पड़ोसी, साथी, परिवार के सदस्य तथा सदैव मिलने वाले लोग आते हैं। चार्ल्स कुले ने सर्वप्रथम खेल कूद के साथियों, परिवार तथा पड़ोस की प्रकृति को स्पष्ट करने हेतु प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग किया है। प्राथमिक समूह शब्द के काम में लिया है। चार्ल्स कुले इन समूहों को प्राथमिक समूह इसलिए कहा है क्योंकि महत्व एवं प्रभाव की दृष्टि से ये व्यक्ति के जीवन में प्राथमिक होते हैं। प्राथमिक समूह परिभाषा एवं अर्थ। प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए चार्ल्स कुले ने लिखा है कि प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य ऐसे समूह से है जिनकी विशेषता आमने सामने के घनिष्ठ संबंध और सहयोग हों। वे अनेक अर्थों में प्राथमिक हैं, परंतु मुख्यतः यह बात है कि वे व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों के निर्माण में मौलिक हैं। घनिष्ठ संबंधों का परिणाम यह होता है कि एक सामान्य संपूर्णता में व्यक्तिताओं का एक इस प्रकार एकीकरण हो जाता है जिससे प्राय कई प्रयोजनों के लिए व्यक्ति का अहम समूह का सामान्य जीवन और उद्देश्य बन जाता है। इस संपूर्णता के वर्णन के लिए अति सरल विधि हम कहना है, क्योंकि यह अपने में उस प्रकार की सहानुभूति और पारस्परिक एकात्मीकरण को समाविष्ट करता है जिसके लिए हम की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। लुंडबर्ग एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री है। उन्होंने भी प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए लिखा है कि प्राथमिक समूह का तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों से है जो घनिष्ठ सहभागी और व्यक्तिगत ढंग से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। प्राथमिक समूह का तात्पर्य क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों से है जो घनिष्ठ सहभागी और व्यक्तिगत ढंग से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। इस परिभाषा में प्राथमिक समूह के लिए लघुआकार संबंधों की घनिष्ठता, सहभागिता एवं वियोगिता पर जोर दिया गया है। इसी प्रकार फायरचाइल्ड कहते हैं कि एक प्राथमिक समूह जिसमें दो से लेकर 50-60 लोगों के अर्थात एक छोटी संख्या अपेक्षाकृत लंबे समय तक चलने वाले आमने सामने के संबंधों में किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं वरन केवल एक व्यक्ति के रूप में, न केवल विशिष्ट कार्यकर्ताओं, प्रतिनिधित्व या संगठनों के नियुक्ति के रूप में रहते हैं के रूप में परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि सदस्यों की कम संख्या, घनिष्ठता एवं स्थिर संबंध, आमने सामने के संबंधों एवं संबंधों की संपूर्णता को सामाजिक समूह की विशेषता के रूप में स्वीकार किया गया है। अब अपने बात करेंगे प्राथमिक समूह की विशेषताएं। प्राथमिक समूह की विशेषताएं। प्राथमिक समूह की विशेषताओं से पहले अपने बात करेंगे प्राथमिक समूह के कुछ उदाहरण हैं। अधिकतर प्रतियोगिता परीक्षाओं और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राथमिक समूह के उदाहरण कौन कौन से हैं। चार्ल्स कुले ने परिवार, क्रीड़ा समूह व पड़ोस को प्राथमिक समूह माना है। मैकआवर ने परिवार, क्रीड़ा समूह, मित्र मंडली, गपशप समूह, साझेदारी, स्थानीय भाईचारा, अध्ययन समूह, गैंग, जनजाति परिषद आदि को इस श्रेणी में रखा है।
तो डेविड्स ने परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, गांव, कार्य करने वाले को समूह कहा है। अब अपने बात करेंगे प्राथमिक समूह की कुछ विशेषताएं हैं। प्राथमिक समूह की विशेषताएं। चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह के लिए आमने सामने के संबंधों पर जोर दिया है, जबकि कूले ऐसे संबंधों को विस्तृत विवेचना नहीं की। किंगल्स डेविस ने प्राथमिक समूह के निर्माण के लिए 3 भौतिक दिशाओं का उल्लेख किया है, जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, शारीरिक संपीड़ितता। प्राथमिक समूह के लिए प्रोफेसर डेविड्स ने कहा है कि शारीरिक संपीड़ितता को महत्व देते हैं ताकि व्यक्ति में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो सकें। व्यक्ति के एक दूसरे के निकट होने के साथ साथ उठने बैठने, खाने पीने, साथ साथ पढ़ने तथा बातचीत करने में उनमें विचारों, भावनाओं का सरलता से आदान प्रदान हो पाता है। निकट संपर्क से व्यक्तियों में परिचय बढ़ता है तथा एक दूसरे के प्रति आदर, सहानुभूति एवं सहयोग पनपता है। प्राथमिक संबंधों के लिए केवल शारीरिक संपृक्तता ही काफ़ी नहीं है। रेल के एक डिब्बे में अर्थात किसी बस में बहुत से यात्री एक साथ यात्रा करते हैं, परंतु ये एक प्राथमिक समूह के सदस्य नहीं माने जाएंगे। इसी प्रकार से मेले में अनेक लोगों में शारीरिक निकटता पाई जाती है, परंतु उनमें प्राथमिक समूह नहीं बना जाता। इसका कारण यह है कि इन लोगों में प्राथमिक संबंध स्थापित नहीं हो पाता। इन संबंधों में घनिष्ठता का अभाव रहता है। एक दूसरे की निकटता होते हुए भी इन लोगों के संबंधों में मानसिक दृष्टि से निकटता नहीं पाई जाती। शारीरिक निकटता प्राथमिक समूह के निर्माण के अवसर प्रदान करती है, लेकिन अवसर का लाभ उठाना संभव हो सके या नहीं, यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। नंबर 2, समूह का लघु आकार। समूह जितना छोटा होगा, सदस्यों में उतनी अधिक मात्रा में निकटता और घनिष्ठता होगी। यदि समूह का आकार बड़ा है तो उसके सदस्य एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, जिनमें अंतःक्रिया की मात्रा कम होगी। समूह के बड़े आकार का होने पर व्यक्ति उसकी एक इकाई मात्र बनकर रह जाता है। विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में इसका महत्व घट जाता है तथा ऐसे समूह एक औपचारिक संगठन ही रह जाता है। सदस्य संख्या का आपसी संबंधों, निर्णय लेने की प्रक्रिया तथा सामाजिक नियंत्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री चार्ल्स मैन ने प्रयोगों के आधार पर यह ज्ञात करने का प्रयत्न किया है कि समूह में सदस्यों की संख्या के घटने बढ़ने का संबंधों में परिवर्तन लाने की दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ता है। 2, 3 या 4 व्यक्तियों के किसी समूह में एक भी व्यक्ति के बढ़ जाने से समूह की प्रकृति में अंतर आ जाता है। प्राथमिक समूह के सदस्यों की संख्या के संबंध में फायरचाइल्ड ने लिखा है कि सामान्यतः 3-4 व्यक्तियों से लेकर 50-60 व्यक्ति तक ऐसे समूह पाए जाते हैं। ऐसे समूह में विचारों का आदान प्रदान प्रत्यक्ष रूप से होता है, किसी अन्य माध्यम द्वारा नहीं। नंबर 3, संबंधों की अवधि। संबंधों की अवधि का घनिष्ठता के साथ सीधा संबंध पाया जाता है। संबंधों का काल जितना लंबा होगा, साधारणतः उतनी ही अधिक मात्रा में घनिष्ठता के बढ़ने की संभावना रहती है। संबंधों में घनिष्ठता का होना प्राथमिक संबंधों की स्थापना के लिए आवश्यक है। निरंतर व्यवहार से ही सदस्यों में एक दूसरे के प्रति विश्वास, आत्मीयता के भाव पैदा होते हैं, जो संबंधों की घनिष्ठता के लिए जरूरी है। उपयुक्त 3 पॉइंटों से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक समूह के लिए शारीरिक संपृक्तता, समूह का छोटा आकार तथा संबंधों की लंबी अवधि का होना आवश्यक है। अब अपने बात करेंगे सामाजिक समूह की आंतरिक विशेषता, संबंधों की प्रकृति। प्राथमिक समूह की भौतिक विशेषताओं से संबंधों की कुछ ऐसी विशेषता प्रकट होती हैं जो प्राथमिक समूह के लिए आवश्यक है। इन्हें मानसिक अथवा चित्रगत विशेषताओं के नाम से जाना जाता है। यहाँ उन्हीं विशेषताओं का हम वर्णन करेंगे। नंबर 1, उद्देश्यों की समानता। एक प्राथमिक समूह में सदस्यों की इच्छाओं और मनोवृत्तियों प्राय समान होती हैं। इसी कारण वे साथ साथ रहते हुए भी
समान उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। वे संसार को एक ऐसी दृष्टि से देखते हैं। दो मित्रों के प्राय एक दृष्टिकोण पाए जाते हैं। प्राथमिक समूह में प्रत्येक सदस्य दूसरे के हित को ही अपना उद्देश्य मान लेते हैं। इस प्रकार प्रत्येक दूसरों के हितों में कार्य करता है। यहाँ एक उद्देश्य दूसरे के उद्देश्य बन जाते हैं। उदाहरण के रूप में एक माता अपने बच्चे का पालन पोषण करते हुए अपने स्वयं के स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं करती और कई बार वह अपने स्वास्थ्य तक बिगाड़ लेती है। उसका ऐसा करना का कारण यह है कि वह बच्चे का सुख दुख को ही अपना सुख दुख मान लेती है, क्योंकि बच्चे के साथ उसका सहानुभूतिपूर्ण संबंध पाया जाता है। यहाँ एक दूसरे के उद्देश्यों का पूर्ण एकीकरण पाया जाता है। संबंधों की इस विशेषता को व्यक्त करने की दृष्टि से परिवार एक अच्छा उदाहरण है। नंबर 2, संबंध स्वयं साध्य होते हैं। संबंध स्वयं साध्य होते हैं। प्राथमिक समूह में संबंध किसी स्वार्थ अथवा किसी उद्देश्य की पूर्ति के साधन के रूप में नहीं होते। यहाँ संबंध स्वयं ही अपने आप में साध्य या लक्ष्य होते हैं। प्राथमिक संबंधों में इतनी घनिष्ठता पाई जाती है कि ऐसे संबंधों में बढ़ने वाले व्यक्ति एक दूसरे के बिना रहना प्राय कठिन समझते हैं। मित्रों में एक छोटे समूह या एक परिवार में सदस्यों के आपसी संबंध ही अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। ये संबंध स्वयं साध्य हैं, किसी उद्देश्यों की पूर्ति का साधन मात्र नहीं। प्राथमिक समूह की सदस्यता इसलिए ग्रहण नहीं की जाती कि उससे किसी लाभ या स्वार्थ की पूर्ति होगी। ऐसे समूह का उद्देश्य तो प्राथमिक संबंध स्थापित करना ही होता है। इस संबंध में प्रसिद्ध समाजशास्त्री डेविड्स ने लिखा है कि यह संबंध सुविधा, आर्थिक लाभ अथवा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि व्यक्तिगत आत्मीयता, भावनात्मक एवं अपने आप में पूर्ण होते हैं। नंबर 3, संबंध व्यक्तिगत होते हैं। प्राथमिक समूह में पाए जाने वाले संबंध व्यक्तिगत प्रकार के होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि समूह में प्रत्येक व्यक्ति की अन्य लोगों में व्यक्तियों के रूप में रुचि होती है। माता पिता तथा बच्चों में, भाई बहन में मित्रता में वियोगिता संबंध पाए जाते हैं। ये संबंध हस्तांतरित नहीं किए जा सकते। मित्र अथवा माता या पिता का स्थान कोई अन्य व्यक्ति नहीं ले सकता। किसी की मृत्यु हो जाने पर ऐसे संबंध स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसे संबंधों में एक के स्थान पर दूसरों का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किए जाने वाले संबंध अव्यक्तिक होते हैं। एक स्कूल, दफ्तर अथवा फैक्ट्री में कार्य करने वालों के संबंध वैयक्तिक होते हैं। यहाँ एक व्यक्ति का स्थान दूसरे आसानी से ले सकता है। हम ग्राहक के रूप में कोई वस्तु किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं। हमारे लिए वस्तु का महत्व है, न कि दुकानदार का। लेकिन व्यक्ति संबंध में व्यक्ति का व्यक्ति के रूप में महत्व पाया जाता है। यहाँ किसी का स्थान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। नंबर 4, संबंध पूर्ण होते हैं। प्राथमिक संबंधों में संपूर्णता का गुण पाया जाता है। ऐसे संबंधों में व्यक्ति के जीवन का केवल एक पहलू नहीं होता, बल्कि व्यक्ति अपनी संपूर्णता के साथ उसमें भाग लेता है। प्राथमिक संबंध में बंधने वाले व्यक्ति दीर्घ काल से चले आ रहे परिचय तथा घनिष्ठ संपर्क के कारण एक दूसरे की पूरी तरह जानते हैं। एक डॉक्टर का मरीज के साथ, एक शिक्षक का अपने विद्यार्थी के साथ संबंध पाए जाने वाला संबंध जीवन के एक पहलू से संबंधित संबंध है। डॉक्टर मरीज की बीमारी से मुक्त कराना, शिक्षक विद्यार्थी की शिक्षित करना चाहता है। इन संबंधों की संपूर्णता नहीं पाई जाती, परंतु एक मित्र दूसरे मित्र के जीवन के किसी एक पक्ष से संबंधित नहीं होता। वह तो उसके संपूर्ण जीवन में रुचि लेता है। उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, पारिवारिक जीवन सभी में। अतः यहाँ संबंधों में संपूर्णता पाई जाती है। प्राथमिक संबंधों की महत्वपूर्ण विशेषता संबंधों की यह संपूर्णता ही है। जहाँ एक संबंध पाए जाते हैं, वहाँ व्यक्ति एक दूसरे के जीवन में प्रवेश करते हैं। नंबर 5, संबंध का स्वयं विकास। प्राथमिक संबंध स्वयं स्वाभाविक रूप में बनते हैं। इसके लिए किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा सकता।
कोई किसी का मित्र बने, किसी से प्रेम करने, किसी के प्रति स्नेह श्रद्धा रखने का बोध बाध्य नहीं कर सकती। प्राथमिक संबंध तो ऐच्छिक प्रकार के होते हैं, किसी के उकसाने से ऐसे संबंध स्थापित नहीं होते। ये संबंध तो व्यक्ति के स्वयं की इच्छा से ही बनते हैं, स्वयं ही विकसित होते हैं। नंबर 6, प्राथमिक संबंधों की नियंत्रण शक्ति। नंबर 6 क्या है? प्राथमिक संबंधों की नियंत्रण शक्ति। संबंधों की संपूर्णता एवं घनिष्ठता के कारण व्यक्ति का अस्तित्व साधारणतः प्राथमिक समूह में विलीन हो जाता है। प्राथमिक संबंधों के कारण व्यक्ति एक दूसरे के साथ ऐसा बंधा रहता है कि वह कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जो समूह के अन्य सदस्यों के लिए कष्टदायी हो अथवा इसमें आदर्श प्रतिमानों की अवहेलना होती हो। प्राथमिक संबंधों के कारण ही परिवार या मित्र समूह अपने उद्देश्य, अपने सदस्यों के व्यवहार सरलता से नियंत्रित कर पाते हैं। व्यक्ति समाज के कानूनों की अवहेलना कर सकता है, परंतु अपने उद्देश्य, अपने प्राथमिक समूह के आदर्श नियमों को नहीं तोड़ सकता। इस प्रकार प्राथमिक समूह अपने सदस्यों के आचार विचार पर नियंत्रण रखता है। अब अपने बात करेंगे प्राथमिक समूह का महत्व। प्राथमिक समूह में व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक व्यक्ति के आधारभूत प्रतिमानों में परिवार एवं अन्य प्राथमिक समूह भी सीखता है। परिवार के बाद बालक के लिए महत्व की दृष्टि से क्रीड़ा समूह, पड़ोस, गांव और विद्यालय जिसकी कक्षा आदि आते हैं। इन्हीं समूह के माध्यम से व्यक्ति में अनेक गुणों को जैसे सहानुभूति, सहिष्णुता, सहकारिता, कर्तव्यपरायणता आदि का विकास होता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए प्रसिद्ध समाजशास्त्री पार्सन्स ने लिखा है कि हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह से होती है। प्राथमिक समूह के महत्व को अग्रसित शीर्षकों के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1 पॉइंट है गुणों का विकास। नंबर 2 मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। नंबर 3 मनोरंजन प्रदान करना। नंबर 4 सामाजिक प्रतिमानों का पालन एवं नियंत्रण में योगदान। नंबर 5 व्यक्ति की कार्यक्षमता में वृद्धि। नंबर 6 व्यक्ति व समाज के बीच कड़ी। नंबर 7 व्यक्तित्व निर्माण में योगदान। नंबर 8 पशु प्रवृत्ति का मानवीकरण। नंबर 9 आंतरिक संतोष प्रदान करना। नंबर 10 सांस्कृतिक संचार। विद्यार्थियों, अगली नेक्स्ट क्लास में अपने बात करेंगे द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह अपने पूरे हो गए हैं। अब अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे द्वितीय समूह क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। धन्यवाद।